Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. The book that you have to refer to while studying this chapter is Lakshmikant's 7th edition. मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली एमईए का डॉक्यूमेंट है जो एमईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था. आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 19 एंड डू नॉट वरी, मैं लक्ष्मीकांत भी कवर कर रही हूँ तो आप साइड बाय साइड उसे देख सकते हैं. आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम. राइट, आर्टिकल 19 से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 6 राइट्स जो है वो आर्टिकल 19 गारंटी करता है. वो 6 राइट्स क्या है और क्या पहले भी सिर्फ 6 ही राइट्स थे या 7 थे, ये हम देखेंगे. आर्टिकल 19 जो 6 राइट्स को गारंटी करता है उसमें सबसे पहले है राइट टू फ्रीडम of speech and expression. Right? Speech and expression is first right. Assemble peacefully and without arms. ठीक है, without arms peacefully assemble करने के लिए भी ये right आपको है आपके पास. To form associations or union. ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड करना है जो आपके लक्ष्मीकांत में दी होगी. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, इसके अलावा राइट टू सेटल. फर्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. राइट, फिर है सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया and practice any profession or any occupation, trade or business. इसे कैसे याद रखना है अब मैं आपको समझाती हूँ. आर्टिकल 19 सबसे पहले क्या बोलता है, फ्रीडम गारंटी करता है. आपको किस टाइप की फ्रीडम गारंटी करता है? पहले तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम. सेकेंड है असेंबल यानी मिलना पीसफुली विदाउट आर्म्स. ठीक है, मिलने के बाद लोग क्या बनाते हैं ये मैं बस याद रखने का तरीका बता रही हूं. एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, इसके बाद मिलके आपने ये बनाया तो आप फ्रीली घूमना चाहते हो तो फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. फ्रीली घूम रहे हो तो कहीं रिसाइड भी करना चाहोगे तो रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. उसके लिए आपको प्रोफेशन फॉलो करना पड़ेगा. तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. कैसे याद रखना है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम. उसके बाद असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. फिर असेंबल करोगे तो फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मूव करने के बाद रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया की में ही सेटल होने की बात हो रही है. एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड. ओके, इतना क्लियर है? ओरिजिनली जो ये आर्टिकल है इसमें 7 राइट्स थे, बट राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी एक राइट था जिसको डिलीट कर दिया गया था. किससे? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से. मैंने क्या बोला? ओरिजिनली आर्टिकल 19 के अंदर 7 राइट्स थे. 7th राइट जो था वो था राइट टू एक्वायर, सोल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया गया इस आर्टिकल के अंदर से. ठीक है, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो 6 आपने राइट्स पढ़े अभी अभी, ये 6 राइट्स, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट स्टेट है. ठीक है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ये जो प्रोटेक्शन है ये ओनली अगेंस्ट स्टेट अवेलेबल है सबके पास, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, मोर ओवर अगर आप ये देखिए ये किसके पास ये जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए.
कि ये सिर्फ अवेलेबल है टू सिटीजन्स एंड टू स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. ठीक है, किन के लिए अवेलेबल नहीं है? नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स. लीगल पर्सन्स यानी कि कंपनी या फिर कॉरपोरेशन एक्सेट्रा. मैंने क्या बोला? स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट ही ये राइट्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शन के अगेंस्ट नहीं है. किसके लिए अवेलेबल है? सिटीजन्स के लिए और स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी के लिए अवेलेबल है. किसके लिए अवेलेबल नहीं है? फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है और लीगल पर्सन्स के लिए अवेलेबल नहीं है. लीगल पर्सन्स यानी कि कंपनी एंड कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा. इतना क्लियर है? अब एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो स्टेट है, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन राइट्स पर? क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन राइट्स पे? आंसर है हाँ. किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है? उन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है जो कि आर्टिकल 19 में ही मेंशन्ड है. तो ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19 में ही प्रेजेंट है. ठीक है, कोई और ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता. उन्हीं ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जो आर्टिकल 19 में ही मेंशन्ड है. ओके, अब हम ये रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं. अभी तक क्लियर हो गया है सब कुछ, राइट? रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमने फर्स्ट देखा था, एन एक्सप्रेशन, इस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, आर्टिकल 19 में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं. फ्रीडम ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो सिटीजन है उसके पास राइट है एक्सप्रेस करने का. क्या क्या एक्सप्रेस कर सकता है? हिज हर ओन ओपिनियन, खुद के ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है. बिलीफ एक्सप्रेस कर सकता है. कन्विक्शन एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्रेस कर सकता है, राइटिंग से एक्सप्रेस कर सकता है, प्रिंटिंग से एक्सप्रेस कर सकता है, पिक्चरिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, एनी अदर मैनर. ठीक है, राइट? इतना क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका एम्बिट जो बताया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो क्या है वो भी देख लेते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है राइट टू प्रोपगेट one's own views. ठीक है, तो प्रोपगेट कर सकते हो one's views, तो इसे आप बोलते हो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोपगेट करना किसी के व्यूज को. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज जो कि इंक्लूडेड है. सेकेंड चीज जो कि इंक्लूडेड है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस. ठीक है, थर्ड चीज जो कि इंक्लूडेड है वो है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, फोर्थ चीज जो इंक्लूडेड है वो है अगेंस्ट, फ्रीडम अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. समझ रहे हो? अगेंस्ट है टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के. ठीक है, अगर ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ प्रेस अवेलेबल है तो राइट टू टेलीकास्ट भी अवेलेबल होगा, तो टेलीकास्ट भी अवेलेबल है. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? राइट टू टेलीकास्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मोनोपोली नहीं है ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. गवर्नमेंट डज नॉट हैव मोनोपोली
ऑन वॉट? ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैंने क्या क्या बोला? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट? राइट टू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या मतलब है? किसी के व्यूज को प्रोपगेट करना। सेकेंड हमने बोला प्रेस। थर्ड हमने बोला कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ हमने बोला अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। ठीक है। फिर हमने बोला राइट टू टेलीकास्ट, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास मोनोपोली नहीं है ऑन व्हाट? ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है। यहां हमने एक चीज देखी, दैट इज राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, मतलब आप टैप नहीं कर सकते किसी की टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन को। इसके अलावा एक और राइट है, दैट इज राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक राइट है, राइट अगेंस्ट बंस कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। इतना क्लियर है? और क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। राइट टू नो अबाउट, राइट टू नो अबाउट व्हाट? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये भी इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। कैन यू इमेजिन? ठीक है। एक और चीज जो इंक्लूडेड है वो है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। ठीक है। हमने पढ़ा राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हमने पढ़ा, राइट? तो ऑफकोर्स राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, ये भी है। ठीक है, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर। राइट। राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी भी पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल, मतलब किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो एट प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल, ये भी राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट ऑफ स्ट्राइक, मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेट क्या कर सकते हो? अपनी ग्रीवेंसेस, ऑब्वियसली, राइट? उसी के लिए तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक है, पिकेट करके, बट स्ट्राइक करके नहीं। राइट टू स्ट्राइक जो है वो कवर्ड नहीं है यहाँ पे। राइट टू पिकेट है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि कवर्ड है, बट राइट टू स्ट्राइक कवर्ड नहीं है। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ज्यादा तो नहीं हो गया? चलो देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? राइट टू सर्कुलेशन पढ़ा, राइट? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन पढ़ा। इसका क्या मतलब था? प्रोपगेशन ऑफ वंस व्यूज। ठीक है, जो मैं ये बता रही हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये सब चीजें आती हैं। कौन सी सब चीजें आती हैं? प्रोपगेशन ऑफ वंस व्यूज यानी फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। हमने बोला फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करेंगे तो मतलब राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस। राइट टू टेलीकास्ट भी बोला, जिसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। ठीक है, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये भी हमने पढ़ा। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा क्या? राइट फ्रीडम ऑफ साइलेंस,
उसकी भी आज़ादी है, ठीक है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट करके अपना एक्सप्रेस करना ग्रीवेंस, या पिकेट करके, बट राइट टू स्ट्राइक जो है वो कवर्ड नहीं है इन दिस। राइट टू स्ट्राइक कवर्ड नहीं है इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज इन स्कूल, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में यूज कर सकते हो ये आप। राइट ऑफ वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा राइट टू रिप्लाई, मतलब अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो आपके पास राइट है टू रिप्लाई। राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ये भी आपका राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। राइट ऑफ फिल्म मेकर्स to exhibit their films, and right to access to internet, या right to access to information via internet। इसमें से जेंडर आइडेंटिटी, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ये सब आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, करेक्ट। और क्या यूज कर सकते हो, राइट टू चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज इन स्कूल, ठीक है। इंफॉर्मेटेड इंफॉर्मेटिव कैलकुलेटिव, बेसिकली आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो तभी हो सकता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, राइट टू वोटर्स टू नो एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस, तभी तो आप इन्फॉर्म डिसीजन बनाओगे, राइट। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है राइट ऑफ वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। राइट टू रिप्लाई भी है, राइट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया भी है, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। इतना क्लियर है। स्टेट जो है वो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जो आपका एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये वायलेटिव नहीं होने चाहिए किन चीजों के, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, decency, morality, contempt of court, ठीक है। मतलब क्या है, और भी दो और चीजें हैं मैं बता देती हूँ, डेफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आपको ऐसे यूज करना है इस राइट को कि आप क्या क्या के अगेंस्ट ना जाएं। इन बेसिस पे आप पे लिमिट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन से बेसिस पे, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद अदर स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। इन बेसिस पे आप पे क्या किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये जो चीजें दी हुई है ये आर्टिकल 19 में ही दी हुई है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ
on the grounds mentioned in Article 19 of the Constitution, not any other grounds. इतना क्लियर है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली देख लेते हैं. राइट, फ्रीडम ऑफ असेंबली में ये बोला जा रहा है कि पीसफुल असेंबली की बात की जा रही है. ठीक है, विदाउट आर्म्स ये असेंबली मीट होनी चाहिए. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, प्रोसेशन निकालना, ये सब इसमें इंक्लूड हो रहा है. क्या क्या इंक्लूडेड है राइट टू असेंबली में? पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करना, डेमोन्स्ट्रेशंस निकालना, प्रोसेशंस निकालना. लेकिन ये जो सारी आपकी मीटिंग है, प्रोसेशन है, ये सब सिर्फ पब्लिक लैंड पे हो सकता है. ठीक है, और असेंबली जो है वो पीसफुल हो सकती है, अनआर्म्ड हो सकती है. बस ये नहीं कि आप किसी के घर पे जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके नहीं कर सकते हो कि हमारे पास तो राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है. राइट, और ये नहीं कि आप वेपन्स लेके चले जाओ. पीसफुल होना चाहिए, अनआर्म्ड होना चाहिए. ठीक है, ये जो राइट है, अगर आप कोई ऐसी असेंबली कर रहे हो जो वायलेंट है, ठीक है, डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है या राइट क्रिएट कर रही है, ठीक है, या फिर पब्लिक पीस को ब्रीच कर रही है या आर्म्स इंक्लूड कर रही है, राइट, इन सबको प्रोटेक्ट नहीं करता है ये राइट. ठीक है, आप समझो, पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, पब्लिक लैंड के ऊपर पीसफुली अनआर्म्ड लोग मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वायलेंट एक्टिविटीज करें. ये सब प्रोटेक्टेड नहीं है. वायलेंट एक्टिविटीज, राइट्स, पब्लिक पीस को डिसरप्ट करना, आर्म्स के साथ पहुंच जाना, ये सब प्रोटेक्टेड नहीं है. ठीक है, ये राइट का पार्ट नहीं है. ऑल्सो इसमें राइट टू स्ट्राइक इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, स्ट्राइक का राइट इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो क्या गवर्नमेंट, क्या स्टेट लिमिट कर सकती है आपकी राइट टू असेंबली? कर सकती है. कौन से ग्राउंड्स पे कर सकती है? जो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है. कौन से ग्राउंड्स यहां पे मेंशन्ड है? सॉवरेनिटी मेंशन्ड है, इंटेग्रिटी मेंशन्ड है, पब्लिक ऑर्डर मेंशन्ड है, और पब्लिक ऑर्डर में एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन्ड है, वो है ट्रैफिक इन दैट एरिया कंसर्न्ड. ओके, तो राइट टू असेंबली पे आप देखेंगे कहीं कहीं पे जब डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं तो पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. ट्रैफिक के बेसिस पे उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं. सॉवरेनिटी अगर वो इफेक्ट कर रही है इंडिया की तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. इंटेग्रिटी अगर वो इफेक्ट कर रही है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. ठीक है, इस पे एज अ मैजिस्ट्रेट, अगर आप मैजिस्ट्रेट की पोजीशन पे हैं तो आपके पास क्या रहेगा पावर? तो सेक्शन 144 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 1973 में जो आया था, उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो रिस्ट्रेन कर सकता है क्या? एन असेंबली, मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट. क्या मतलब है? एक मैजिस्ट्रेट 144 सीपीसी के अंदर जो 1973 में आया था, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या मीटिंग या प्रोसेशन? कब? जब रिस्क हो. किन चीजों का? रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, अनोयंस हो, डेंजर हो. किसका डेंजर हो? ह्यूमन लाइफ, या फिर हेल्थ, या फिर सेफ्टी. ठीक है, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होने का डर हो, या फिर रायट होने का डर हो.
ऐसी कोई भी कंडीशन अगर होने का पॉसिबिलिटी हो तो 144 CPC 1973 यूज कर सकता है मैजिस्ट्रेट, रिस्ट्रेन कर सकता है असेंबली को या प्रोसेशन मीटिंग को। ठीक है, आपको एक और बात पता होनी चाहिए, बहुत बार आपने सुना होगा 141 IPC। ठीक है, क्या आपने क्या सुना होगा बहुत बार? 141 सेक्शन 141 IPC विच इज इंडियन पीनल कोड। ये क्या करता है? ये असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स को अनलॉफुल डिक्लेयर करता है इफ, कब? टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, to forcibly occupy the property of some person, to commit any mischief or criminal trespass, to force some person to do illegal act, to threaten the government or its officials on exercising lawful powers। 141 IPC जो है 5 और 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर करता है अगर ये जो असेंबली है वो क्या कर रही हो? वो रेजिस्ट कर रही हो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या फिर लीगल प्रोसेस, मतलब उसके बीच में आ रही हो, उसके एग्जीक्यूशन के बीच में आ रही हो, उसको होने नहीं दे रही हो किसी भी तरीके से, किसको? लॉ और लीगल प्रोसेस को। ठीक है, इसके अलावा अगर वो फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर रहे हो किसको? प्रॉपर्टी को, किसी की भी, किसी के घर जाके उनकी प्रॉपर्टी फोर्सिबली ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो। ठीक है, राइट, या फिर फोर्स कर रहे हैं किसी इंसान को कि आप इलीगल एक्टिविटी करो, राइट, या फिर थ्रेटन कर रहे हो गवर्नमेंट को और उनके ऑफिशियल्स को इन एक्सरसाइजिंग देयर लॉफुल पावर्स, तब 144 IPC जो है डिक्लेयर कर देता है 5 और उससे ज्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल। इतना क्लियर है? इजी है ये तो, बहुत क्लियर। अब हम कर लेते हैं टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, और यहां पे क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? सारे ही सिटीजन्स के पास राइट है कि वो एसोसिएशंस बनाएं, यूनियन बनाएं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये भी मैं आपको बता देती हूं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लक्ष्मीकांत में क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे राइट्स इंक्लूडेड है? राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन। ठीक है, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये सब बनाना इसमें इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है ये हम देखते हैं। एक्चुअली में ये बोलता है कि आप इसको राइट टू स्टार्ट तो आपके पास अवेलेबल है सोसाइटी एसोसिएशन बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए। ठीक है, और कंटिन्यू करने का राइट भी है आपके पास। ठीक है, राइट, क्या क्या है आपके पास? राइट टू स्टार्ट तो है ही, राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, राइट टू कंटिन्यू एन एसोसिएशन भी है। इसके अलावा क्या है? राइट नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। नेगेटिव राइट भी अवेलेबल है कि आपके पास राइट है कि आप कोई एसोसिएशन या यूनियन को ज्वाइन ना करें। ठीक है, क्या क्या राइट्स अवेलेबल है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी के? राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, राइट टू कंटिन्यू एन एसोसिएशन, राइट, नेगेटिव राइट ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एन एसोसिएशन और यूनियन, कि आपका मन नहीं है ज्वाइन करने का तो आपके पास राइट है कि आप ज्वाइन ना करो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे भी इंपोज कर सकता है गवर्नमेंट, स्टेट। किस बेसिस पे? सॉवरेनिटी,
इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन बेसिस पे। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस किन बेसिस पे हो सकता है? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाए जा सकते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन पे और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इतना क्लियर है? कौन सा राइट इस पे नहीं है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन सा राइट कवर्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा राइट इस पे कवर्ड नहीं है मैं बताती हूं। आपके पास द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रेड यूनियंस जो हैं यहां पर, उनके पास गारंटीड राइट नहीं है टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्राइक या फिर डिक्लेयर अ लॉकआउट। ठीक है, मतलब क्या है कि जो राइट टू स्ट्राइक है या फिर राइट टू बार्गेन है या राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट है बाय ट्रेड यूनियंस, ये गारंटीड नहीं है इसके अंदर, इस राइट के अंदर। किसके अंदर? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि ये राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ के थ्रू राइट टू स्ट्राइक को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक और चीज जो इस राइट में अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, वो है राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो एसोसिएशंस को, यूनियंस को, बट उसको रिकग्निशन मिलना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ गए आप? क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? रिकग्निशन मिलना एसोसिएशन, यूनियन या सोसाइटी को जो आपने फॉर्म किया। राइट, इतना